जिस तरह से महामारी के चलते हुए हमने नई नई शख्सियत को आपके रूबरू करवाने की कोशिश की, हमने ये भी कोशिश की आखिरकार इस चीज़ से किस तरह से बचा जा सकता है, क्या क्या लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन आज हम थोड़ा सा हट के आज एक मुद्दा लेकर जो है वो हम एक हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब, उनके सामने हमने एक मुद्दा लेकर आए हैं ताकि आप लोगों को जानकारी दे सके कोरोना है क्या है, कोरोना से बचा कैसे जा सकता है। आज हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए डॉक्टर अब्दुल गनी जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जनता को किस तरह से बचाया जा सकता है, कोरोना को अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनको किस तरह से पता चलेगा। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। जी शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब सबसे अहम सवाल, हमें अगर कोरोना हो जाता है तो किस तरह से पता चलेगा कि कोरोना हो चुका है। खुदा न ख्वास्ता अगर किसी को कोरोना हो जाए और आज की तारीख में उसको कोई भी सिम्टम आए, जिससे पहले ज़ुकाम बुखार, कोई सिर दर्द हो गया, किसी को पेट दर्द हो गया, पेचस लग गए, या कोई भी जिस्म दर्द हो रहा है, थकावट अननेसेसरी महसूस हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, खांसी एक्सेसिव आ रही है, तो इसका मतलब उसको कोरोना है। वो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज इसको समझना है उनको कि ये कोरोना हो चुका है। और इमीडिएटली सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे खुदा न खास्ता किसी को ऐसे सिम्टम हों, वो इस डिनाइल में न रहें कि नहीं जी मुझे कोरोना नहीं हुआ है, ये मौसम चेंज हो गया, या ठंडा पानी पी लिया, या थोड़ा बहुत फीवर है, या टाइफाइड है। जनरली लोगों को देखा है उनका डिनाइल मोड रहता है इसलिए कि मेरे को तो कोरोना हो नहीं सकता, और अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी डैमेज कर देते हैं। क्यों डैमेज करते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे ही किसी को सिम्टम हो इमीडिएटली उसको फैमिली से अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। उसका बड़ा स्ट्रांग रीज़न है। रीज़न ये है कि हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि साइमल्टेनियसली एक ही घर में मल्टीपल मरीज़ बने, और उसको प्रिवेंट करना है। उसको तो हो गया, अगर जिसको एक पेशेंट को हो गया तो दूसरे पेशेंट को घर में दूसरे फैमिली मेम्बर्स को कोरोना उस वक्त नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर होगी तो एटलीस्ट डिलेड स्टेज पे हो, ताकि एक दूसरे की वो देख रेख कर सकें। तो सबसे ज़रूरी है कि वो अपने आप को आइसोलेट करें। जी सर, अगर फॉर एग्जांपल किसी को इस चीज़ के सिम्टम्स हो जाते हैं तो उस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें, गांव के लोगों को ये चीज़ें ध्यान में आती हैं कि हमें खाना क्या चाहिए, हमें किस किस तरह से जो है अपने आप को बचाव करना चाहिए। सबसे ज़रूरी दोबारा मैं यहाँ कहूँगा कि एक तो अपने आप को आपने आइसोलेट कर दिया। खाने में जैसे सवाल पूछा आपने, खाने में कोई पर्टिकुलर परहेज़ नहीं है। आप नॉर्मल डाइट जो पहले खाते थे वो खा सकते हैं। हाउएवर कोई ठंडी चीज़ें जैसे ज़्यादा जिससे गला ख़राब होने का, या नॉर्मल हालात में जिसके छाती ख़राब होने का ये चांसेस हो, ठंडा पानी जो है वो अवॉइड करें। थोड़ा सा पानी गर्म कर लें, वो पिया करें। ज़्यादा चीज़ें थोड़ा सा चाय पी सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़, बादी चीज़ जिसको कहते हैं, उस पर ज़ोर न दें। बाकी कोई पर्टिकुलर खाने का परहेज़ और बड़ा ज़्यादा कोई काढ़े और उस चक्कर में नहीं पड़ने की ज़रूरत। जी सर, अगर मरीज़ हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, उस चांस में उसको किस तरह से मीन्स जो है अस्पताल में रह के किस तरह से अपने आप को बचाव करना है? सबसे ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता जब घर में कोई मरीज़ हो जिसको कोरोना हो जाए, उसको पहले तो अपने आप को आइसोलेट करना है। नंबर 2 इमीडिएटली टेस्ट करवाना है, और बाकी फैमिली का भी टेस्ट करना है, और कोशिश करना है कि फर्दर डैमेज अवॉइड हो जाए। दूसरा, उन्होंने अपने आप को मॉनिटर करना। हर घर में एक थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर हो, वो रखें। वो रेगुलरली 8-8 घंटे के बाद एक टेम्परेचर चार्ट बना लें, एक ऑक्सीजन सैचुरेशन का चार्ट बना लें। और ख़ासकर जो मरीज़ जिनको शुगर है या जिनको और कोई बीमारी है, एज हायर साइड पे है, और भी थोड़ा सा काशिश रहना है। इमीडिएटली पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को, जिसको भी जानते हो, कोई फैमिली मेम्बर जिसको भी डॉक्टर हो, उसको कंसल्ट करें इमीडिएटली। मेरे को ये सिम्टम्स हो गए, इमीडिएटली टेस्ट करवाएं, अपना रैपिड टेस्ट करवाएं। रैपिड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो RT-PCR करवाएं, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि रैपिड टेस्ट में सारे केसेस पिकअप होंगे। और उसके बाद सैचुरेशन पे नज़र रखें, टेम्परेचर पे नज़र रखें। खुदा न खास्ता टेम्परेचर नहीं सेटल हो रहा, ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो दोबारा डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर सैचुरेशन 92 या 90 से नीचे आ रही है, 92 और 90 के बीच में बॉर्डर लाइन सैचुरेशन है। जब 92 सैचुरेशन आती है, खासकर पहले पेशेंट हेल्दी था, पहले नॉर्मल बेसलाइन सैचुरेशन अगर ठीक थी तो एकदम ड्रॉप हुई है, तो तब हॉस्पिटल का रुख करें इमीडिएटली, बगैर किसी डिले किए हुए। बिकॉज जितना डिले करोगे उतना नुकसान होगा। और अगर आप जल्दी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हो, चांसेस हैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है,
प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा तो चांसेस हैं आपके रिकवरी के। जब आप नेक्स्ट स्टेप है, जब आप हॉस्पिटल में खुदा न खास्ता कोई लैंड करता है, हॉस्पिटल में पहुंचता है, अगेन बड़ा ज़िम्मेदारी का बड़ा रोल है, बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ भी पेशेंट को भी और पेशेंट के जो अटेंडेंट को भी है। ज़्यादा रश हॉस्पिटल में ना करें, ऑलरेडी हॉस्पिटल में ओवरक्राउडिंग है, अपने आप को बचाएं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो मरीज़ हॉस्पिटल में है उसको भी निगलेक्ट होने दें। कोई पढ़ा लिखा फैमिली मेम्बर जो भी थोड़ा सा ध्यान रख सके, डबल मास्क पहन के, स्पेशली जो अटेंडेंट पहले ही जिसको वैक्सीन लगे हुए हैं, ज़्यादा मार्बिडिटी या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज यंग है, वो साथ में रहे तो बेटर है। जितना कंटैक्ट टाइम जितना कम से कम रखे अपने मरीज़ के साथ, और मरीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेनी पड़ेगी। उसका क्या क्या दवाई चलनी है, कब चलनी है। हालांकि हॉस्पिटल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आज की तारीख में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे मैन पावर रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। डॉक्टर्स, मेडिकल जो हेल्थ वर्कर हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खुद हो चुके हैं, काफ़ी सिक हैं, बीमार हैं। काफ़ी डॉक्टर्स और काफ़ी पैरामेडिकल जो नर्सिंग स्टाफ है उनके अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई है, खासकर सेकंड वेव में काफ़ी ज़्यादा। तो आप खुद समझ सकते हो, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ को क्वारंटीन में जाना पड़ता है। तो इसलिए ऑलरेडी आउट ऑफ जो रिसोर्स हैं वो स्ट्रेच हो चुके हैं। तो एज ए सोसाइटी हमने अटेंडेंट जो पेशेंट का है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे निभानी है। सारा फॉर्मेलिटी ना करें, बिकॉज यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, यहाँ जान का मसला है डायरेक्टली। अगर हम ये कहेंगे कि सारा गवर्नमेंट करेगी, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, डेफिनेटली गवर्नमेंट कर रही है, देयर इज़ नो सेकंड थॉट। बट हैविंग सेड दैट, जब हम एज ए सोसाइटी सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो मीडिया वाले हों, आप लोग रिस्पॉन्सिबल जो है रिपोर्टिंग करें, अटेंडेंट पेशेंट के वेल बिहेव करें, साथ में डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पैरामेडिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बंदे को आगे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोल है वो निभाना पड़ेगा। जी सर, वैक्सीन की बात करें हम, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम भी आ रही है और लोग इस चीज़ के लिए भी हैं कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालेंगे ताकि हमारी जनता जान सके थोड़ा। अगर सबसे दोबारा बताऊँगा, कोरोना अनफॉर्चुनेटली एक ख़तरनाक महामारी है जो जानलेवा है। आपने खुद भी देखा है, आपने केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, रोज़ आगे पीछे भी सुन रहे हो। और इसका इलाज अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि कोई परमानेंट इलाज, सही इलाज अभी तक नहीं हुआ। और इसका मेन इलाज एक ही है कि इसको रोकथाम, और रोकथाम के दो तरीके हैं। एक तो जनरल SOP, सोशल डिस्टेंस, मास्क, स्पेशली आज की तारीख में डबल मास्क, हाथों की सफाई। उसके अलावा आज की तारीख में हमारे पास सबसे बड़ा हथियार जो है, सबसे बड़ी शील्ड जो है, सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, वैक्सीन के फॉर्म में। सो वैक्सीन में कोई रिलक्टेंसी, कोई हेजिटेंसी ना करें कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं। जो भी रिकमेंडेशन है 18 साल के ऊपर, जब भी उनका बारी आए तो इमीडिएटली वैक्सीन लगाएं, उसमें जल्द से जल्द लगवाएं। जितनी हो सके वैक्सीन जो है, हमने मैक्सिमम वैक्सीन लोगों को लगवानी है ताकि मैक्सिमम इम्यूनिटी कम्युनिटी में आ सके और ये बीमारी कम हो सके। जी सर, इसमें काफ़ी सारी शिकायतें इस तरह से भी आती हैं जब भी हम कहीं पे कवर करने जाते हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा लोगों में शायद पैनिक सिचुएशन इस वजह से भी बनी हुई है कि शायद हमें वैक्सीन लगवा देंगे तो हम में कोई प्रॉब्लम जो है, पर्सनली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इस चीज़ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वेल, ये अनफॉर्चुनेटली गलत है, इसको मिथ कहेंगे, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैक्सीन के कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैक्सीन प्रॉपर टेस्ट करके गवर्नमेंट ने अप्रूव करके सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ जो है वो जो है शुरू की है, और वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दूसरे साइड आपका रिस्क ज़्यादा है, अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते तो कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। और कोरोना अनफॉर्चुनेटली कोविड होता है जब, तो डेथ के चांसेस भी हैं। वैक्सीन से मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि हाँ, कोई नहीं क्लेम कर रहा कि 100% इम्यूनिटी है, कोई नहीं किसी को हो सकता है उसके बाद भी बीमारी हो, लेकिन बीमारी की जो सीवियरिटी है, उसका इफेक्ट, जो डैमेजिंग इफेक्ट है, वो बड़ा कम हो जाएगा। मौत के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, अस्पताल में जाने के, एडमिशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाने से काफ़ी रोकथाम हो सकती है। तो वैक्सीन के डेफिनेटली फ़ायदे हैं। छोटा मोटा साइड इफेक्ट, बुखार हो गया, जिस्म में दर्द हो गया, वो एक दो दिन हर वैक्सीन से होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीन न लगाएं। दुनिया सारी वैक्सीन लगवा रही है, सेफ वैक्सीन है, हमने खुद भी लगवाई है। अपने रिलेशन में जितने भी आसपास वेल विशर जितने भी हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, किसी को, हर एक को वैक्सीन लगवा रहे, तो वैक्सीन लगवाना सेफ है। प्लीज़ आगे आएँ, वैक्सीन लगवाएं, और इस वक्त कंट्री में एज ए सिटीज़न रोल निभाएं अपना, ताकि इस महामारी से हम सब मिल के
ये इसको कहीं ना कहीं डिफीट कर सकें। जी सर, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक सामने हमारे ये चीज़ भी है, जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो वैक्सीन हमारी बनी है, कुछ विदेशों से जो वो मंगाई गई है, तो लोगों का ये भी मानना है कि शायद हमारी वैक्सीन जो है, कुछ लोगों का ये बहुत अच्छी है, कुछ विदेशों की कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है। इस चीज़ में आखिरकार अंतर क्या है, विदेशों की या यहाँ की, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा। ये मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चलती हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रायल करती हैं, और सेफ़ हो तो तभी वो मार्केट में या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट उनको अप्रूवल देती है। और अगर वो सेफ़ ना हो, चाहे वो इंडियन वैक्सीन है चाहे वो इम्पोर्टेड वैक्सीन है, इंडियन वैक्सीन इक्वली इफेक्टिव है, सेफ़ है, कोई परेशानी नहीं है। हमें ये नहीं रहना चाहिए कि नहीं जी इम्पोर्टेड वैक्सीन हो तो तभी लगाएं, या फॉर दैट मैटर इम्पोर्टेड वैक्सीन ख़राब है। ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइन के हिसाब से वैक्सीन बनती हैं और उसी हिसाब से जो है रिकमेंडेशन गवर्नमेंट की आती है, अप्रूव होते हैं। ह्यूमन सेफ्टी का टॉप प्रायोरिटी कंसर्न है, और एज ए मैटर ऑफ रूटीन जो वैक्सीन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं या जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनको टॉप प्रायोरिटी होते हैं कि इससे नुकसान ना हो, रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो लेके चलते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तो आज हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल गनी जी मौजूद थे। हमने कोशिश की इनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सामने रखने की, ताकि आप लोग के सामने ये चीज़ें पहुँचे, ताकि आप घर में रहें और सेफ रहें और अपने आप को सेफ समझें। इन चीज़ों को जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से बताया कि आप किन किन चीज़ों से किस किस तरह से बच सकते हैं कोरोना को लेकर, और अगर कोरोना आपको हो जाता है तो किस किस तरीके से आप अपनी सेफ्टी जो है वो रख सकते हैं। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए इजाज़त।